जय हिंद। विजन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग हिंदी की भी क्लासेस शुरू करने वाले हैं और हम लोग देवेंद्र सर हमारे हिंदी पढ़ाएंगे, जिनके बारे में आपको बता देते हैं उनकी क्वालिफिकेशन। उन्होंने एमए बीएड कर रखा है और यूपी टेट सीटेट क्वालिफाई है और यूपी जूनियर एडेड का जो सुपर टेट था उसमें भी उनके बहुत अच्छे नंबर है, उसको भी अच्छे तरीके से उन्होंने क्वालिफाई किया है। तो वो आपको एसएससी जीटी और आपका यूपी पुलिस और जितने भी एग्जाम हैं सबके लिए हिंदी अच्छे से तैयार कराएंगे। आइए हम लोग स्वागत करते हैं देवेंद्र सर का। हिंदी आपको यही सर आप जय हिंद साथियों, और बहुत बहुत स्वागत है आपका विजन क्लासेस फतेहपुर के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम सभी लोग, जैसा कि सर ने बताया दिया, हमारा इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी की क्लासेस। और जो हमारी हिंदी की क्लासेस होंगी, हिंदी वो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस है, एसएससी जीडी है, यूपी ट्रिपल एससी है और आपका आरओ है। अन्य कई कंपटीशन एग्जामों में जिसमें हिंदी आपको पूछी जाती है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। अभी आप लोगों को पता ही होगा कि एसएससी जीडी की परीक्षा 10 जनवरी से प्रस्तावित है, तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके अलावा सीटेट है, टेट है, इन सबके लिए भी ये क्लास काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। और इस क्लास में हम वर्णमाला को कवर करने का प्रयास करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि आपकी जो वर्णमाला से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं कंपटीशन एग्जाम में, वो सारे के सारे यहीं से सॉल्व हो जाएं। और विश्वास कीजिए, ये हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली क्लास है। अगर इस वीडियो को आप बहुत बेहतरीन ढंग से देख करके नोट्स बना लेंगे, तो हमारा दावा है कि आपकी जो वर्णमाला है, इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जाने वाला नहीं है। 100% क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे। बस आप विश्वास कीजिए और ढंग से देख लीजिए। और YouTube पर ये हमारी पहली क्लास है और आप लोग थोड़ा बहुत आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है। बस इतना ही कहना है कि जहाज भी जो होता है वो उड़ता आसमान में जरूर है, लेकिन शुरुआत भी उसको कहां से करनी पड़ती है? जमीन से शुरुआत करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसी की कड़ी में हम अपना जो है आज पहला वीडियो देख रहे हैं हिंदी के बारे में, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा, जबकि कोचिंग आपको पता ही है। सबसे पहले अभी जो है हाल ही में अभी करीब जो है 10 से 12 दिन पहले ही यूट्यूब चैनल हमारा बना हुआ है विजन क्लासेस फतेहपुर के नाम से। और ये कोचिंग 2013 से ऑफलाइन बैचेस इसके चल रहे हैं। अभी 10 से 15 दिन पहले यूट्यूब पर नया चैनल है, जिसमें अब यूट्यूब पर जो है पढ़ाया जा रहा है। अगर हम 2013 में देखें, न जाने कितने बच्चों का, हो सकता है आने समय में बहुत सारे लोग जॉब से वापस लौटते हैं तो यहाँ आते हैं, तो आने वाले टाइम में आपसे जरूर मिलवाया जाएगा। जो विभिन्न गवर्नमेंट जॉब में है, यहीं से सेलेक्ट होकर के गए हैं, वो सभी ग्रामीण बच्चे हैं। क्योंकि ये फतेहपुर मार छोटा सा एक कस्बा है, कोई बहुत बड़ी फैकल्टी है नहीं यहाँ पर, लेकिन फिर भी हमारी कोचिंग से बहुत सारे लोग सफल हुए हैं। तो आइए सफलता की कड़ी में आपको भी जोड़ना चाहेंगे। आप विश्वास कीजिए और सपोर्ट कीजिए हमारे इस विजन क्लासेस फतेहपुर चैनल को। तो हिंदी क्या है? हमारी राजभाषा है, सबको पता है। भारत की राजभाषा अनुच्छेद 343 का नाम क्या है? हिंदी राजभाषा है हमारी। तो हिंदी में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्णमाला से। कहां से स्टार्ट करते हैं? वर्णमाला से। वर्णमाला पहला शब्द आया है वर्ण। क्या है? वर्ण। ये वर्ण के कई अर्थ हैं। वो एक वर्ण का मतलब रंग कलर भी होता है और एक वर्ण एक अक्षर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ण क्या है? एक स्वतंत्र ध्वनि है। तो वर्ण क्या है? तो इससे पहले जानने से पहले हम क्या अगर इसको परिभाषित करने का प्रयास करें तो हम लिख सकते हैं
क्या लिख सकते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। क्या है, ध्वनि है। इसको याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। क्या है, ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, और ये बात आती वर्णमाला। माला कब बनेगी, जब माला में जो मोती है वो अच्छे से पिरोहित होंगे, एक व्यवस्थित रूप में जब पिरोहित होंगे तब वो अच्छी माला बन जाएगी। तो चूंकि वर्णमाला यानी ऐसी माला जिसका निर्माण वर्णों से मिलकर बना है, इसको हम बोलते हैं वर्णमाला। वर्णमाला को कभी कभी परिभाषा से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि वर्णमाला कहते हैं वर्णों के क्रमिक समूह को, वर्णों के क्रम व्यवस्था को। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको याद रखना है कि क्या है, व्यवस्थित समूह को, समूह में हो, व्यवस्थित हो। ठीक है, या अगले, ठीक है, इसको समझ लीजिए। पर ज्यादा इसमें से क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन ये भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है। इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला की बात कर रहे हैं। तो जो हमारी वर्णमाला है इसमें दो भाग पाए जाते हैं। दो भाग कौन कौन से, एक होता है स्वर और एक होता है हमारा व्यंजन। स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन, इन्हीं दोनों से मिलकर हमारी वर्णमाला निर्मित होती है। ठीक है, स्वर और व्यंजन इन्हीं से मिलकर क्या बनती है, हमारी वर्णमाला बन जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले स्वर आए, स्वर के बारे में जान लेते हैं। स्वर के बारे में भी समझ लेते हैं, बाद में व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम स्वर के बारे में समझ लेते हैं। स्वर, ठीक है, स्वर, स्वर क्या है, कभी कभी परिभाषा से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हमको क्या करना है, परिभाषा इसकी नोट करते हुए चलना है। परिभाषा इसकी हमको नोट करते हुए चलना है। स्वर किसे कहते हैं, स्वर क्या है, स्वर क्या है, स्वर क्या होती है, स्वतंत्र ध्वनियां। क्या, स्वर स्वतंत्र ध्वनियां होती है। अगर दूसरी भाषा में इसको परिभाषित करें तो हम लिख सकते हैं ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए किसी, ये दूसरी है, दूसरे शब्दों में इसको परिभाषित कर रहे हैं। ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्णों की सहायता, ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्णों की सहायता ना लेनी पड़े, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें स्वर कहते हैं। चाहे हम कहें स्वर स्वतंत्र, मतलब अपने आप में स्वतंत्र है, किसी पे निर्भर नहीं है, किसी पे निर्भर नहीं है। या दूसरी
दूसरे शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्णों की कोई सहायता ना लेनी पड़े, कोई जरूरत नहीं, कोई वर्ण है कि नहीं, वो स्वतंत्र है अपने आप में, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। देखते हैं तो स्वर कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, इससे भी कई क्वेश्चन बने एग्जाम में। तो स्वर मुख्यतः देखे हैं, स्वर हमारे होते हैं कौन कौन से? आ, ठीक है, इतने हमारे स्वर होते हैं। अब आपके मन में एक और होगा कि सर अन और अ ये नहीं लिखे, तो अन आ स्वर नहीं, अन आ स्वर नहीं है, इन दोनों को कहा जाता है अयोग वा। क्या कहा जाता है? इन दोनों को कहा जाता है अयोग वा। तो हमारे स्वर कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारे टोटल स्वर कितने होंगे? टोटल स्वर हो गए 11। कितने हो गए? टोटल स्वर कितने होंगे? 11 हो गए। तो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 11 होते हैं। परंपरागत रूप से हम 13 अध्ययन करते आए हैं, लेकिन आपको याद रखना है कितने होते हैं? 11 होते हैं। आपके जो अन और आ, कौन से दो बच्चे? अन और आ, ये अनुस्वार है और इसको बोलते हैं विसर्ग। जो ये दोनों बच गए, इन दोनों को कहा जाता है क्या? अयोग वा। बोला जाता है इनको अयोग वा। तो अन और आ को अयोग वा बोलते हैं। बाकी आपके स्वर कितने हो गए? 11 स्वर हो गए। ठीक है, तो आपको याद रखना है हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, और ये अनुस्वार और जो विसर्ग है इनको हम बोलते हैं अयोग वा। वैसे सामान्य रूप से अन आ बोलते हैं, लेकिन अन में जो है अनुस्वार होता है, आ विसर्ग होता है। इतना समझ में आ गया होगा, इसको मिटाते हैं, आगे समझते हैं। अब बाकी बात करते हैं स्वर के भेद। क्या? स्वर के भेद। तो स्वर के भेद हैं, ठीक है, ये कई आधारों पर है। पहला है मात्रा काल या उच्चारण में कितना समय लग रहा है उसके आधार पर। दूसरा है जीभ के प्रयोग के आधार पर, और तीसरा है आपका जो है मुख खुलने के आधार पर। तो इसके 3 आधार है। स्वर के अगर हम भेद पढ़ेंगे, समझ लेते हैं स्वर के भेद। इसके भेद, पहला आधार है उच्चारण समय। उच्चारण समय या मात्रा काल के आधार पर। पहला क्या है? उच्चारण समय या मात्रा काल के आधार पर। ठीक है, तो उच्चारण समय या मात्रा के काल के आधार पर जो स्वर होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है आपका, इसको ऐसे जोड़ लेते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। कौन सा है? ह्रस्व। दूसरा है दीर्घ स्वर। कौन सा? दीर्घ स्वर। तीसरा है प्लुत स्वर। ये भैया किस आधार पर बताए गए? उच्चारण समय या मात्रा काल के आधार पर। मतलब मात्रा काल का मतलब यह है कि इन वर्णों को उच्चारण करने में कितना समय लगता है, कितनी मात्रा काल का समय लगता है, इस आधार पर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, अब ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ऐसे स्वर जिनको उच्चारण करने में 1 मात्रा काल का समय लगता है। कितना समय भैया लगता है? 1 मात्रा काल का समय लगता है। 1 मात्रा काल क्या होती है? 1 मात्रा काल से मतलब होता है आ बोलना। जितने समय में हम
आ बोल लेते हैं वही हमारा हो जाता है मात्रा काल। क्या हो जाता है? वही होता है मात्रा काल। दूसरी बात में ये समझते हैं कि अगर ऐसे अक्षर में लिया मात्रा काल तो दूसरे भाषा में ये समझ लीजिए, एक बार आपने जितनी बार पलक नहीं गिराई, पलक झपकने के समय को, एक बार के पलक झपकने के समय को मात्रा काल कहते हैं। तो आप याद रखेंगे, या तो आप बोलने के समय में जितना टाइम लगता है, या एक बार पलक गिराने में, एक बार पलक झपकने में जो समय लगता है वो कहलाता है मात्रा काल। तो एक मात्रा काल का जिसमें समय लगता है वो होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन से? 4 आपके ह्रस्व स्वर में, आ, ई, उ और जी। कितने हैं? आ, ई, उ और जी। ये 4 आपके ह्रस्व स्वर हैं। ठीक है। इसके अलावा दीर्घ स्वर क्या होते हैं? अब इसमें एक मात्रा काल ये ह्रस्व हो गया। अब दीर्घ कब होगा? ये जब 2 मात्रा काल का समय लगेगा। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा काल का समय लगता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं दीर्घ स्वर। अब भैया दीर्घ स्वर कौन से हैं? अगर आप इस स्वर जो आपका जो वर्णमाला है, जो हिंदी वर्णमाला है, विश्वास कीजिए अगर बेहतर ढंग से वर्णमाला आपने पढ़ लिया तो संधि में बिल्कुल भी समस्या होने वाली नहीं है। अगर यहीं पर ह्रस्व दीर्घ हम समझ गए तो ह्रस्व संधि, दीर्घ संधि ये कैसे बनती है चुटकी बजाते हुए आप कर पाएंगे। तो अभी आप ध्यान दीजिए, ह्रस्व क्या होता है, दीर्घ क्या होता है। अब दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या होते हैं? हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है। अब आगे बचा प्लुत स्वर कि भैया प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर क्या होता है? तो अभी हमने 1 मात्रा काल का समय ह्रस्व स्वर, 2 मात्रा काल का समय दीर्घ स्वर। तो हम बोल सकते हैं त्रिमात्रा काल का समय, त्रिमात्रा काल का जो समय लगता है, यानी जिनके उच्चारण में त्रिमात्रा काल समय लगता है उसको हम बोलते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कोई अलग से नहीं आता है कि कुछ अलग से उसकी बनावट हो, बस यही जो स्वर है यही प्लुत बन जाते हैं। कैसे प्लुत बनते हैं? जब किसी स्वर को हम देर तक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? देर तक। जैसे बोलते हैं अरे, तो ये हम देर तक बोले, ये हमारा क्या हो गया? प्लुत हो गया। जैसे मैं किसी को बुलाया अरे या राम, अगर देर तक हम राम को बोलेंगे राम, तो यहां पर भी क्या है? प्लुत हो गया। इसका बेहतरीन एक उदाहरण है ओम। क्या है? क्या है? ओम। याद रखिएगा ओम। तो ओ का उच्चारण हम देर तक कर रहे हैं, तो जब देर तक करेंगे तो ये 3 मात्रा काल का समय लगता है, इसी को बोल दिया जाता है प्लुत स्वर। और इसके लिए 3 जैसा अक्षर बना दिया जाता है, यही आपका प्लुत स्वर की पहचान होगी। अगर दूसरी भाषा में अगर रा बनाकर ऐसे ऐसे करके हम चिन्ह ये जो बना देते हैं, ये भी क्या है? एक प्लुत स्वर की निशानी है। ठीक है। तो प्लुत स्वर अलग से नहीं आते हैं, देर तक बोलेंगे तो वही हमारे बन जाते हैं प्लुत स्वर। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहां तक समझ में आ गया तो आपको संधि बनाने में कोई भी जो है समस्या नहीं होने वाली, इतना समझ लीजिए। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है। तो ये मिटाते हैं। तो ये पहला आधार क्या था? उच्चारण, समय या मात्रा काल के आधार पर। ये हमने 3 भागों में बांटा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और ई। दीर्घ स्वर कौन कौन से? आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये। और प्लुत स्वर क्या होते हैं? इन्हीं स्वरों को हम देर तक जो बोलते हैं, जैसे ओ, ये आपके हो गए प्लुत स्वर हो गए। दूसरा हमारा आधार है जीव के प्रयोग के आधार पर। दूसरा आधार क्या है? जीव के प्रयोग के आधार पर।
किस पर? जीव के प्रयोग के आधार पर। दूसरा आधार है हमारा, ठीक है। तो जीव के प्रयोग के आधार पर इनको जो है 3 भागों में बांटा गया है। कुछ ऐसे स्वर हैं जो जीव के आगे वाले भाग से बोले जाते हैं, तो उनको बोलते हैं क्या? अग्रस्वर। एग्जाम में कई क्वेश्चन बने हैं कि अग्रस्वर क्या है, निम्नलिखित में से 4 अक्षर दे दिए गए, 4 अंक दे दिए, पूछा गया इसमें अग्रस्वर क्या है। दूसरा है अग्रस्वर, और जो मध्य भाग से बोले जाते हैं उसको बोलते हैं मध्य स्वर, और जो पीछे वाले भाग से बोले जाते हैं जुबान के या जीवा के, उसको बोलते हैं पश्च स्वर। क्या बोलते हैं? पश्च स्वर। तो अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। जीव के प्रयोग के आधार पर अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्रस्वर क्या होते हैं? जो जीव के अग्रभाग द्वारा, किससे बोले जाते हैं? जीव के अग्रभाग द्वारा बोले जाने वाले जो स्वर होते हैं क्या कहलाते हैं? वो आपके कहलाते हैं अग्रस्वर। दूसरा है मध्य स्वर। ये कौन से होते हैं? ये होते हैं जीव के मध्य भाग द्वारा बोले जाने वाले, जीव के मध्य भाग द्वारा बोले जाने वाले स्वर होते हैं। पश्च स्वर क्या होते हैं? जीव के पश्च भाग से, आराम से समझते हुए चलेंगे और आराम से समझ में भी आ रहा होगा, जीव के पश्च भाग द्वारा, ठीक है। तो आप इतना समझ गए, जीव के अग्र भाग द्वारा बोले जाने वाले स्वर अग्रस्वर, जीव के मध्य भाग द्वारा बोले जाने वाले स्वर मध्य भाग मध्य स्वर, जीव के पश्च भाग द्वारा बोले जाने वाले स्वर पश्च स्वर कहलाते हैं, ठीक है। अब अग्रस्वर कौन कौन से हैं ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थ्योरी से कम और फैक्ट से ज्यादा बनते हैं। तथ्यात्मक क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में बनते हैं, तो समझते हैं अग्रस्वर कौन कौन से हैं। अग्रस्वर हैं ई ए। क्या है? ई और ए। कैसे याद रखेंगे? इसको याद करने के लिए थोड़ा सा अपने कॉलेज के दिनों में याद कीजिए, या विद्यालय के दिनों में जब छोटा लड़का जाता है, तो अगर वो कहीं गया अध्यापक पास, तो उसने पूछा कि किसने शरारत की, तो वो पास वाले अगर शरारत की तो बोले ई और ए, यानी आगे वाले जो बैठे उनको बोलिए ई और ए, यानी जो नजदीक है उसको क्या बोलते हैं? ई और ए। अगर दूर है तो कहते हैं वे, उन्होंने। दूर वालों को क्या बोलेंगे? वे और उन्होंने। लेकिन हमने कहा ई और ए, यानी तो आगे कौन है? ई और ए है, तो ई आया यानी छोटी ई आई तो बड़ी ई भी आएगी, ए आया तो आई भी आएगा, ठीक है। तो अग्रस्वर कौन कौन से हैं? ई, ए, आई, ये हमारे हो गए अग्रस्वर। अब मध्य स्वर कौन है? मध्य स्वर एक ही है, और कौन सा है? जे। ये क्या है? हमारा मध्य स्वर है। क्या है? मध्य स्वर। और पश्च स्वर कौन कौन से हैं? अब जितने बच गए वो हमारे क्या होंगे? पश्च स्वर। ज्यादा मेहनत नहीं करनी, अग्रस्वर याद कर लो, मध्य स्वर एक ही आपको याद है, बाकी जितने बचे वो आपके पश्च स्वर हो गए, आराम से याद हो गया, कोई समस्या नहीं है। अग्रस्वर 4 अग्रस्वर हैं, ई, ये, मध्य स्वर, बाकी जितने बचे वो पश्च स्वर। कौन कौन से बचे? बड़ा आ बचा है, छोटा ऊ बचा है, बड़ा ऊ बचा है, ए आ गया है, ओ बचा है, ओ बचा है, ये आपके हो गए पश्च स्वर, ठीक है भैया। तो यहां तक समझ में आ गया आप सभी लोगों को। तो आगे देखते हैं, ये पहला आधार आपका जो है जीव के प्रयोग के आधार पर हो गया। अगला देखते हैं, अगला हमारा आधार है मुख खुलने के आधार पर। स्वर के भेद कौन सा है? किस आधार पर? मुख खुलने के आधार पर, ठीक है। मुख खुलने के आधार पर इसको जो है 4 भागों में बांटा गया है। मुख खुलने के आधार पर, जो मुख खुलने के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है विवृत,
क्या है? विवृत। विवृत आ गया, अगला आएगा अर्धविवृत। तीसरा है संवृत। चौथा है अर्ध संवृत। ठीक है। विवृत क्या होते हैं? विवृत का मतलब होता है जब मुख पूरा खुल जाए, मुख पूरा खुल जाए। ठीक है। अर्धविवृत का मतलब होता है जब मुख आधा खुले। संवृत का मतलब होता है मुख पूरा बंद रहे, और अर्ध संवृत का मतलब होता है मुख आधा बंद रहे। तो इसमें क्या होगा? मुख पूरा खुला रहेगा। क्या रहेगा? इसको ऐसे हम लिख लेते हैं, मुख पूरा खुल जाता है। क्या लिख लेते हैं? जो विवृत स्वर होते हैं उसको बोलने में मुख पूरा खुल जाता है। जो अर्धविवृत होते हैं इसमें आधा मुख खुलता है, आधा मुख खुलता है। और संवृत में पूरा मुख बंद रहता है, बंद रहता है। और अर्ध संवृत, संवृत का मतलब बंद, तो अर्ध संवृत आधा बंद। तो इसमें क्या हो जाएगा? आधा मुख बंद रहता है, आधा मुख बंद रहता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया ना? विवृत जिसको बोलने में ऐसे स्वर, ऐसा स्वर या ऐसे स्वर जिनको बोलने में मुख पूरा खुल जाता है वो क्या कहलाते हैं? विवृत। ऐसे स्वर जिनको बोलने में आधा मुख खुलता है तो वो अर्धविवृत। संवृत ऐसे स्वर जिनको बोलने में पूरा मुख बंद रहता है तो वो होते हैं संवृत। अर्ध संवृत ऐसा स्वर जिनको बोलने में आधा मुख बंद रहता है वो होता है संवृत। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे देखते हैं तो कौन कौन से, ये तो अभी थ्योरी की बात रही, कौन से विवृत? विवृत सिर्फ एक है और वो है बड़ा आ। क्योंकि जब बड़ा आ बोलेंगे तो आ तेजी से बोलेंगे जिससे हमारा मुंह पूरा खुल जाएगा। तो पूरा मुंह खुल रहा है तो विवृत। दूसरा है अर्धविवृत, जिसको बोलने में हमारा आधा मुंह खुले। तो कौन कौन से हैं? आपका अ, ऐ और औ। तो अर्धविवृत कौन है? आ, ऐ, औ। विवृत कौन है? आ। संवृत, संवृत मतलब जब मुख पूरा बंद रहे और वर्णों को हम बोल ले, जैसे ई, उ। हमारा मुख जो है पूरा नहीं खुला ना, बहुत बहुत हल्का सा खुला। यानी इसमें क्या मुख पूरा बंद है फिर भी हम बोल रहे हैं, तो संवृत कौन हो गया? ई, उ, उ और उ। ये हो गया हमारा संवृत। और अर्ध संवृत, अर्ध संवृत में देखिए यहाँ पर कौन सा वर्ण छूट गया है? छोटा आ गया, छोटी आ गई, बड़ी आ गई, छोटा हुआ गया, बड़ा हुआ गया। रेड आपको लेना नहीं। ए नहीं आया तो हमने क्या लिख लिया? ए लिख लिया। आई आ गया है, ओ नहीं आया तो हम क्या लिख लेंगे? ओ लिख लेंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अर्ध संवृत। तो आपको समझ में आएगा विवृत बड़ा आ, अर्धविवृत आ, ऐ, औ। संवृत छोटी, बड़ी, छोटा हो, बड़ा हो। वैसे सामान्य रूप से हम ऐसे बोल देते हैं, लेकिन है क्या? ई, उ, ऐसे बोलना चाहिए। लेकिन हम ऐसे सामान्य से परंपरागत रूप से पढ़ते आए तो हम यही सब बोलते रहते हैं। ए और ओ, ये क्या है? अर्ध संवृत। तो विवृत क्या है, अर्धविवृत क्या, संवृत क्या, अर्ध संवृत क्या है, ये हम समझ लेंगे। तो इसको मिटाते हैं और इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। तो आज हमने क्या पढ़ा है? स्वर पढ़े। स्वर क्या होता है, स्वर के भेद क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने
पढ़ लिए, आगे के स्वर के भेद पढ़ लिए हैं, स्वर किसे कहते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। इसके अलावा अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर। इसके अलावा हमने पढ़ा है जो विव्रत, अर्धविव्रत, संवृत और अर्धसंवृत। इतने प्रकार हमने स्वरों के पढ़ लिए हैं। ठीक है, आप सभी लोगों के लिए लास्ट वाला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपके लिए डाले गए हैं और इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, दे दीजिएगा कमेंट करके। प्रश्न है आपका, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। पहला ऑप्शन शब्द, दूसरा ऑप्शन ध्वनि, तीसरा ऑप्शन दोनों और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में इसका सही उत्तर दे दीजिएगा। और इसी के साथ ये क्लास यहीं तक रोकते हैं। अगली क्लास में हम व्यंजन के भेद समझेंगे। अल्पप्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, सघोष क्या होता है, आघोष क्या होता है, अंतस व्यंजन क्या होता है, संयुक्त व्यंजन क्या होता है, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। इन सारी चीजों को हम अगले वीडियो में समझेंगे। जय हिंद, जय भारत।